हमारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का टॉपिक चल रहा था मूत्र निर्माण की क्रिया या नेफ्रॉन की कार्यकी में किस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। इसमें पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये 3 पार्ट में या 3 स्टेप्स में पूर्ण होती है। पहला स्टेप था सूक्ष्म निस्यंदन, परा निस्यंदन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जबकि दूसरा भाग था वर्णात्मक पुनरावशोषण, तीसरा भाग श्रावण। तो अब हम दूसरा भाग वर्णात्मक पुनरावशोषण लेकर इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो देखते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण अर्थात सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ग्लोमेरुलर निस्यंद में आए लाभदायक पदार्थों को पुनः रक्त में डालना ही वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने कहा कि यूरिया युक्त या अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों से युक्त जो रक्त है वो अभिवाही धमनिका, ये अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलर यानी केशिका गुच्छ में आता है और यहाँ से अपवाही धमनिका द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो छन्ने की क्रिया होती है, रक्त को छाना जाता है, तो ये प्रक्रिया, ये स्टेप कहलाया रक्त का पुनरावशोषण यानी रक्त का सूक्ष्म निस्यंदन। जबकि दूसरे भाग में अब यहाँ पर जब निस्यंदन होता है यानी जो छनित्र होता है वो इस नलिका में बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, छनित्र के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ के साथ इसमें आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं। और वो आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन्स, जल आदि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अतः उन्हें वापस इस नलिका से रक्त में डाला जाता है। अर्थात इन आवश्यक पदार्थों को छनित्र से रक्त में पुनः डालना ही पुनरावशोषण कहलाता है। तो ग्लोमेरुलर निस्यंद में आए लाभदायक पदार्थों को पुनः रक्त में डालना ही वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जो ये डायग्राम बनाया है हमने, इसमें हम विभिन्न भागों में, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में प्रमुख पदार्थों का पुनरावशोषण और श्रावण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये जो नलिकाएं हैं इन्हें समझना है कि ये जो अपवाही धमनिका होती है ये दरअसल में पूरी नेफ्रॉन के चारों ओर परिनलिकीय जाल बनाती है। क्या बनाती है? परिनलिकीय जाल। तो ये परिनलिकीय जाल इसके चारों ओर लिपटा होता है, जिसे हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि ये जो नली है वो इसके चारों ओर लिपटी हुई है। तो यहाँ पर इस नली में परासरण और विसरण क्रियाओं के द्वारा ये जो है आवश्यक पदार्थों को यहाँ पर डाला जाता है। तो यहाँ जो आपको एरो दिखाया जा रहा है, स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो एरो दिखाया जा रहा है, इस बाहर जो एरो को दिखाया जा रहा है इसका मतलब है नली से अर्थात छनित्र से, मूत्र नलिका से आवश्यक पदार्थ को कहाँ मिलाया जा रहा है? रक्त में। तो बाहर जाने का मतलब रक्त में मिलाना है, ठीक है। जबकि अंदर अगर कोई पदार्थ आता है तो इसका मतलब है कि वो रक्त से नलिका में जा रहा है, रक्त से बाहर जा रहा है। और अगर मान लीजिए नलिका से बाहर एरो को हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो रक्त में अंदर आ रहा है, राइट। तो ये बात समझनी है, ठीक है, तभी आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। आगे चलते हैं। तो जब हमने बात की कि
आवश्यक पदार्थों को वापस से रक्त में मिलाया जाता है, इस क्रिया को हम वर्णात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। सेलेक्टिव यानी कौन कौन से पदार्थों को हमें वापस लेना है, सेलेक्ट करती है। तो ये सेलेक्ट जो है उसके लिए पदार्थों का जो पुनरावशोषण है वो डिपेंड करता है उनके वृक्क दहलीज मान पर, उनके वृक्क दहली मान पर निर्भर करता है। वृक्क दहली मान या वृक्क अवसीमा मान, वृक्क अवसीमा मान। अब ये वृक्क अवसीमा मान क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि वृक्क सीमा मान क्या है। तो किसी पदार्थ का वृक्कों द्वारा अधिकतम पुनरावशोषण, यानी वृक्कों के द्वारा किसी भी पदार्थ का अधिकतम पुनरावशोषण उस पदार्थ का वृक्क दहली मान कहलाता है, उस पदार्थ का वृक्क दहली मान कहलाता है। कोई पदार्थ वृक्कों के द्वारा अधिकतम कितना अवशोषित हो रहा है, ये उसका वृक्क दहली मान कहलाता है। तो यहाँ पर वृक्क दहलीज मान के आधार पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन हमारा बनता है, बोर्ड एग्जाम पूछता है कि वृक्क दहली मान के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। तो यहाँ 3 टाइप्स के पदार्थ हैं स्टूडेंट्स। पहला है उच्च दहली मान पदार्थ, यानी उच्च दहली जिनको हाई थ्रेशोल्ड पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंसेस। तो उच्च दहली मान वाले पदार्थ वो हैं जिनका पूर्ण रूप से 100% अवशोषण होता है, अर्थात उन्हें 100% पूर्ण रूप से रक्त में वापस मिलाया जाता है, जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन। चूंकि हम जानते हैं एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें 100% अवशोषण किया जाता है। तो इसीलिए इनको हम उच्च दहलीज पदार्थ कहते हैं, उच्च दहलीज मान वाले पदार्थ कहते हैं। दूसरा है निम्न दहली अर्थात लो थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर कम अवशोषण होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण कम मात्रा में होता है, या यूं कह लीजिए यहाँ पर हम इसको परिवर्तनशील दहली मान वाले पदार्थ भी कहते हैं। जरूरत के समय जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है अदहली पदार्थ। अदहली अर्थात जिनका अवशोषण नहीं होता है, जिनका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को अदहली मान वाले पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रेटिनिन, फॉस्फेट। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है, अर्थात ये टोटली अपशिष्ट पदार्थ और जिसे हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसलिए ये अदहली मान वाले पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी अवशोषण नहीं किया जाता है और ये अंत में जो है अंतिम मूत्र के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनका अवशोषण नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि नलिका जो है, नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया कौन कौन से भाग में किस प्रकार होती है, किस प्रकार की पारगम्यता है और उसमें अलग अलग परासरण मान रक्त की तुलना में क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि सबसे पहला भाग हम देखते हैं कि पीसीटी अर्थात प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब जो है, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, ध्यान रखना, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण ये लगभग 70 से 80% अर्थात अधिकतम अवशोषण यहाँ पर ही होता है। ये चूंकि ब्रश बॉर्डर वाली होती है, इसकी दीवार हमने पढ़ा ये ब्रश बॉर्डर वाली है, इसलिए ये होने के कारण ये 20 गुना तक पारगम्य हो जाती है और ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, जल, लवण आदि का यहाँ पर पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, लगातार देखिए ये अवशोषण हो रहा है और यहाँ पर ये अवशोषण होते होते जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसका जो परासरण मान है वो
कैसा होगा, रक्त की तुलना में ये यहाँ पर समपराश्रयी होगा, अर्थात रक्त के समान ही परासरण दाब वाला होगा। ये जो हमने लाल रंग से लिखा हुआ है ये रक्त से तुलना की है कि रक्त की तुलना में इसका परासरणी मान समय समय पर अलग अलग जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, समपराश्रयी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेनले के लूप में पुनरा अवशोषण। तो हेनले का लूप जो है उसमें हम देखते हैं एक अवरोही भुजा है और एक आरोही भुजा होती है। जब हेनले के लूप में नीचे की ओर जब छनित्र आता है तो यहाँ अधिकतम जल का अवशोषण होता है, क्योंकि ये अवरोही भुजा जो है जो नीचे की तरफ आ रही है ये किसके लिए, आयनों के लिए कम, जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। स्टूडेंट, आयनों के लिए कम, जल के लिए अधिक पारगम्य। तो जल के लिए अधिक पारगम्य, तो ये देखिए ये जल कहाँ जा रहा है, ये रक्त में जा रहा है। ये रक्त है मैंने कहा, तो रक्त में वापस से अवशोषण हो रहा है। तो रक्त में जल का अवशोषण जब अधिक होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आते आते जो परासरण सांद्रता का मान है वो बढ़ेगा। ये देखिए मैंने दिखाया ब्लैक कलर से 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 और ये 1200 के लगभग ये ओस्मोमोल प्रति लीटर। इसे हम जो सांद्रता है उसको ओस्मोमोल प्रति लीटर में जो है डिनोट करते हैं, ये इसकी इकाई होती है। तो यहाँ आप सीधा सा ये समझिए कि यहाँ परासरण सांद्रता अधिकतम होती है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो अधिकतम होती है। तो अर्थात विलयन की जो सांद्रता है, जो छनित्र है उसकी सांद्रता क्या होगी, रक्त की तुलना में अति पराश्रयी होगा, हाइपरटोनिक होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको हाइपरटोनिक। तो ये हाइपरटोनिक अर्थात अति पराश्रयी होगा, तो यहाँ सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अवरोही भुजा, जैसे ही ये ऊपर की ओर आरोही भुजा की जब हम बात करते हैं, जो ऊपर चढ़ रही है उसे क्या कहेंगे, आरोही भुजा। और ये आरोही भुजा विपरीत यानी आयनों के लिए क्या होती है, अधिक पारगम्य है। आयनों के लिए तो अधिक पारगम्य है, जबकि जल के लिए कम पारगम्य होती है। तो आयंस यहाँ पर देखिए, आयंस जो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो रक्त में जाते हैं, रक्त में पुनर्अवशोषण हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आयन अवशोषित होंगे तो जल की मात्रा बढ़ेगी छनित्र में। तो जल की मात्रा जब बढ़ेगी तो सांद्रता जो है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर देखिए 400, 200। तो जो आरोही भुजा का मोटा खंड है, देखिए निचला जो खंड है वहां तो समपराश्रयी होता है, क्योंकि अति पराश्रयी से समपराश्रयी हुआ यानी रक्त के समान पराश्रयी हुआ। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलेंगे ये मोटा जो खंड आता है हेनले के रूप में, देखो यहाँ मोटा खंड है तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये अल्प पराश्रयी हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर आते आते क्या होगा, पानी की मात्रा छनित्र में ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आयंस का जल के अंदर पुनराअवशोषण बढ़ गया है। आगे हम बात करते हैं DTC। यहाँ पर कौन सी आ जाती है, ये दूरस्थ कुंडलिक नलिका आ जाती है, जिसको DTC अर्थात डिस्टिल्ड कोवलेंट ट्यूब कहते हैं, दूरस्थ कुंडलिक नलिका। तो दूरस्थ कुंडलिक नलिका में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात जितने भी जो आयंस हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस हो, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो, तो इनका अवशोषण जल में बढ़ जाता है। तो आयनों का अवशोषण अधिक होता है, जिससे छनित्र रक्त की तुलना में समपराश्रयी होता है। जो यहाँ पर जो छनित्र है वो रक्त की तुलना में कैसा हो जाएगा, समपराश्रयी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार समपराश्रयी सांद्रता अर्थात रक्त के समान सांद्रता बनी रहती है। आगे हम चलते हैं संग्रह नलिका। आगे कौन सी नलिका आ जाती है, संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका में अवशोषण क्या होगा, किस प्रकार पुनराअवशोषण होगा। तो यहाँ हम देखते हैं संग्रह नलिका में जल का अवशोषण होता है।
तो यहाँ हम दिखा सकते हैं अधिकतम जल का अवशोषण होता है, अर्थात जल को, ये मैंने दिखाया बाहर जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये रक्त के अंदर जल को अधिकतम अवशोषण किया जाता है। तो रक्त जैसे जैसे अवशोषण अधिक होगा तो अंत में क्या होगा, यहाँ पर अंतिम जो भाग है वो यूरिया के लिए अधिक पारगम्य होता है। किसके लिए अधिक पारगम्य है, यूरिया के लिए। तो यहाँ पर जो है, जो अंतिम यहाँ पर हम देखते हैं जो छनित्र आता है वो उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और पित्त लवण होते हैं, और ये अंतिम मूत्र कहलाता है। जबकि यहाँ हमने बात की जो सबसे पहले यानी सूक्ष्म निस्यंदन के बाद ये जो नलिका में जो छनित्र आता है उसे हम प्रारंभिक यानी इनिशियल यूरिन कहते हैं, जबकि यहाँ पर अंतिम फाइनल यूरिन जो है, जो छनित्र होता है उसे हम फाइनल यूरिन कहते हैं, और इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और पित्त लवण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नलिका के विभिन्न भागों में किस प्रकार ऑस्मोटिक सांद्रता और अवशोषण, जिसे हम पुनरा अवशोषण कह रहे हैं, की क्रिया हो रही है। अब इसका जो अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग जो है उसे हम कहते हैं, जो तीसरा भाग है वो कहलाता है श्रावण। तो वो कहलाता है श्रावण, तो उसे इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। तो हमारा तीसरा जो भाग है उत्सर्जन की कार्यकी का, जिसे हम श्रावण या नलिका उत्सर्जन कहते हैं। श्रावण या नलिका उत्सर्जन। अब क्या है श्रावण और नलिका उत्सर्जन, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे पदार्थ जो इस नलिका में पुनरा अवशोषण के द्वारा, या हम कह दें कि यहाँ पर जो सूक्ष्म निस्यंदन की जो हमने बात की, उसके द्वारा जो पदार्थ नहीं छन पाते हैं उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा रक्त से मुक्त किया जाता है, और इस क्रिया को ही हम श्रावण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हानिकारक जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, कुछ विशेष प्रकार के ऐसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ हैं जो परानिस्यंदन अर्थात सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नहीं छनते हैं। जैसे यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है, कुछ विषैले वर्णक हैं, कुछ औषधियां होती हैं आदि ऐसे पदार्थ हैं जो छन नहीं पाते हैं, तो इनको सक्रिय अभिगमन द्वारा रक्त से हटाना है, रक्त से मुक्त करना है, और कहाँ डालना है, नलिका में डालना है। तो ये डालने की जो क्रिया है उसी को हम श्रावण कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। लास्ट हमारा जो श्रावण अर्थात नलिका उत्सर्जन, नलिका में जो है उत्सर्जित किया जा रहा है, अर्थात रक्त से मुक्त करके नलिका में डाला जा रहा है। किन पदार्थों को, जो पदार्थ सूक्ष्म निस्यंदन में नहीं छन पाते हैं उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा डाला जाता है। तो इस प्रकार ये हमने उत्सर्जन की कार्य की और नेफ्रॉन की जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट आज हमने देखा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक, इसमें छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो बचेंगे, जिसमें एक बार हम दोबारा से लेंगे कि ये जो आपको दिखाया अलग अलग मात्राएं दिखाई हैं सांद्रता की, तो इसमें किस प्रकार सांद्रण की क्रिया होती है, और नेफ्रॉन के हेनले लूप का क्या रोल होता है, कौन कौन से हार्मोन उत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ही नॉलेजफुल होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इससे संबंधित, तो किडनी और नेफ्रॉन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलने वाली हैं, इसलिए लगातार वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।